हेलो 11th क्लास स्टूडेंट। आज हम जो एक्सपेरिमेंट हुए पिछले वीडियो में अपन ने देखा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। आज हम उसका कंक्लूज़न निकालते हैं। ठीक है, तो कंक्लूज़न क्या है कि ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम आर कंपोज्ड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल। हाइड्रोजन एटम को छोड़ दो, बाकी सभी एटम्स में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। हम हाइड्रोजन में 2 ही फंडामेंटल पार्टिकल देखते हैं, एक तो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज़, इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन, मैंने यहाँ प्रॉपर्टी लिखा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हम सिंबल देखेंगे तो हम इस सिंबल से इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करते हैं, प्रोटॉन को इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, न्यूट्रॉन को इससे। मास अगर हम देखें तो यहाँ मास मैंने लिख दिया है, ग्राम में है ये सारा मास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का। चार्ज हम देखें तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 और +1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज। रिलेटिव चार्ज माने, रिलेटिव मतलब ये स्मॉलेस्ट यूनिट मान लें, तो ये इस पे -1 चार्ज, +1 और इस पे 0। इसको डिस्कवरी किसने की थी, तो ये भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की चैडविक ने की है। ऑल द एटम्स आर न्यूट्रल इन नेचर, यानी टोटल जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। मतलब जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम में। ठीक है, और अगर हम कहें मास कैसे निकालते हैं, तो एटम का जो सेंटर पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है और उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और उनका अगर हम सम कर दें तो मास नंबर आ जाता है। और इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, तो देखो सिंबल, किसी भी एटम को इंडिकेट करने के लिए सिंबल होना चाहिए, और सिंबल पे ऊपर एटॉमिक नंबर और नीचे नीचे एटॉमिक नंबर और ऊपर एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन है तो कार्बन का सिंबल है ये, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। इस तरह से इंडिकेट करते हैं। अब हम नया टॉपिक ले रहे हैं, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या है, ये 10th क्लास में आपके आया भी होगा। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट्स के एटम जिसमें उसका मास नंबर डिफरेंट हो लेकिन उसका एटॉमिक नंबर सेम हो। मास नंबर कैसे, ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं, इसमें एटॉमिक नंबर 8 पर मास नंबर या 16 या 17, ये 18। मैंने आपको बताया था ये मास है और ये एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है लेकिन मास नंबर सबका डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंस है उसमें देखें, मास बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। 8 एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर होता है, तो 8 प्रोटॉन है, यहाँ भी 8 प्रोटॉन है, यहाँ भी 8 प्रोटॉन है। लेकिन न्यूट्रॉन, यहाँ 16 अगर मास हमको करना है तो यहाँ 8 न्यूट्रॉन, 17 करना है तो 9 न्यूट्रॉन, यहाँ 10 न्यूट्रॉन। मतलब आइसोटॉप्स में जो डिफरेंट होता है ना वो न्यूट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होने के कारण उसका मास नंबर भी डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट, आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या है, डिफरेंट एटम्स, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकता है लेकिन मास नंबर सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें तो ये देखो, डिफरेंट एटम का मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकता है। ये देखो 20, 21, 19 एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, कुछ भी हो। प्रोटॉन तो चलो ये जो है वो ही रहेंगे, न्यूट्रॉन डिफरेंट कर लो यहाँ पे, टोटल मास सेम रहेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ठीक है, अब आता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स एक नया वर्ड है, आपने आइसोटॉप्स पढ़ा होगा, आइसोबार पढ़ा होगा, लेकिन आइसोटोन नहीं पढ़ा। आप इस एग्जाम्पल से ही देख लो, आइसोटोन क्या है, ऐसे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटम्स जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा वो आइसोटोन्स होंगे। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं एटम को लेके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है
तो अप और डाउन वाइब्रेशन से उसकी एनर्जी ट्रांसमिट होती है एक जगह से दूसरी जगह तक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ जैसे मान लो हमने एक पानी में एक पत्थर फेंका और पत्थर फेंकने से वो पानी मूव करने लग गया, उसमें पानी में वाइब्रेशन हुआ और वाइब्रेशन से वो वेव्स बनी और वेव्स मूव कर रही है, यानी उस स्टोन की जो एनर्जी है वो ट्रांसमिट हो रही है वेव के थ्रू। आपने देखा होगा कभी भी पोंड में हम स्टोन डालते हैं तो स्टोन डालने से उस पोंड के पानी में वाइब्रेशन होने लगता है, ठीक है। लेकिन इन वेव्स को मूव करने के लिए मटेरियल की ज़रूरत होती है, ऐसी वेव्स को बोलते हैं मैकेनिकल वेव। लेकिन एक दूसरी तरह की वेव्स भी होती है जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। वो उनके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, वो कोई मीडियम नहीं चाहिए। एक मैकेनिकल वेव में मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इन वेव्स को कभी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बिना मीडियम के मूव करती है। इन वेव्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, गामा रेज, इनके नाम सुने होंगे। लेकिन हमारे दिमाग में ये आता है कि ये वेव्स जनरेट कैसे हुई हैं, उसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ। देखो, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, सपोज करो यही है चार्ज पार्टिकल कभी भी, आपने 10th में फिजिक्स में पढ़ा है, कभी भी मूव करता है तो चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने लगता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और इस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, हमने खुद ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर मूव इधर कर रहा है, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है तो नो डाउट यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड हो तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इंड्यूस करंट होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर आता है तो उसी के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होने लगता है। पर ये ज़रूर देखना कि जहाँ ये मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब 90 डिग्री डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहे हैं और जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इस साइड उनके परपेंडिकुलर। तो ये जो वेव्स बनी है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से, इन वेव्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और फिर मैं बता दूं, देखो मैंने फिर लिखा भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज जनरेटेड बाय ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल मूव करता है, मूव करता हुआ आगे आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ तो नो डाउट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ही हुआ। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? दीज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनी है और इनका जो ऑसिलेशन मतलब मूव करने का जो डायरेक्शन है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, मूव इधर करेगा इन दोनों फील्ड्स के परपेंडिकुलर। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो ट्रैवल करती है उनकी वेलोसिटी जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। सोचना ही नहीं है, चाहे एक्स रेज हो, चाहे गामा रेज हो, चाहे अल्ट्रावायलेट हो, सभी रेडिएशंस की जो वेलोसिटी है वो बिना सोचे समझे हम बता सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए होंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जब मूव करते हैं, चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहता है। दूसरा, जब ये मूव करते हैं तो इनकी वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इनको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिना मीडियम के ये मूव करते, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन आते हैं कि वेव्स जो है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका देखें तो वेव लेंथ है। वेव लेंथ क्या होती है जब देखते हैं
तो कोई भी चार्ज जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की वेव इस तरह से मूव करती है, तो यहाँ पे अगर इसका हाईएस्ट वो देखें पॉइंट एल्टीट्यूड का तो उसे बोलते हैं क्रेस्ट, और इसका लोवेस्ट ये देखें तो इसे बोलते हैं ड्रॉप। तो अल्टरनेटिव जो आपके दो क्रेस्ट के बीच के नियरेस्ट क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस या ट्रॉ के बीच का डिफरेंस जो है वो वेवलेंथ है, उस डिस्टेंस को बोला जाता है वेवलेंथ। जैसे ये क्रेस्ट इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे वेवलेंथ बोलते हैं। इसको डिनोटेड करते हैं हम लैम्डा से, और इसकी यूनिट है, इसका जब डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर, मीटर, एंगस्ट्रॉम एटसेट्रा इसकी यूनिट होगी। ये ट्रॉ के बीच के भी डिस्टेंस वही होगा। तो मैंने यही लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और नियरेस्ट ट्रॉ इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो नंबर ऑफ वेव्स, जितनी वेव्स एक पॉइंट से एक सेकंड में पास होती है, मान लो ये पॉइंट है से वेव्स निकल के बाहर जा रही है, तो एक सेकंड में जितनी वेव्स कैसे मेज़र करेंगे, वेवलेंथ के फॉर्म में मेज़र करेंगे। तो 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ, तो जितनी वेवलेंथ वाली वेव्स जाती हैं पर सेकंड वो फ्रीक्वेंसी होती है एक ही पॉइंट से जब गुजरती हैं। इसे डिनोट किया जाता है न्यू से, और इसकी यूनिट जो होती है वो हर्ट्ज या साइकिल पर मीटर होती है। ठीक है, तो अब देखो न्यू फ्रीक्वेंसी 1/टाइम, यानी पर सेकंड जितनी वेव्स होंगी यहाँ पे। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अगर हम देखें तो हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सी से, और वेलोसिटी को सी से, डिस्टेंस को लैम्डा से, और टाइम को 1/t से। आपको पता है 1/t इक्वल्स टू न्यू। ठीक है, तो हम 1/t की जगह न्यू लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, तो फॉर्मूला हो जाएगा C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं वेव्स के और कैरेक्टरिस्टिक्स दूंगी, वेलोसिटी है, इसको लेके एम्पलीट्यूड है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। हाँ देखो बेटा, नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट टॉपिक आपको लिया वेवलेंथ आपको बताया कि दो क्रस्ट और ट्रॉ के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। फिर मैंने बताया फ्रीक्वेंसी कि एक पॉइंट से एक सेकंड में जितनी वेवलेंथ पास हो रही है, जितनी वेव्स पास हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर हम आते हैं उसके बाद में, अगर हम देखें आगे तो वेलोसिटी क्या है, आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला कि डिस्टेंस जो कवर होती है 1 सेकेंड में दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। वेव मान लो 1 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस तय करता है वो उसकी वेलोसिटी हो जाती है। वेलोसिटी को हम सी से इंडिकेट करता है, और ये फिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी फिक्स है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। फिर आता है वेव नंबर जो है वो रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का, यानी जितना पर सेकंड जितनी वेव्स पास हो रही हैं दैट इज़ कॉल्ड वेव नंबर। ठीक है, दिस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। इट इज़ डिनोटेड बाय न्यू बार, इट्स यूनिट पर सेंटीमीटर एंड पर मीटर। नेक्स्ट आता है हमारा एम्पलीट्यूड। देखो एम्पलीट्यूड क्या है, ये क्रिस्ट के हाईएस्ट जो डिस्टेंस है क्रिस्ट का या ट्रॉ का, दैट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इससे इंडिकेट करते हैं हम ए से, स्मॉल ए से। और टाइम पीरियड आपको पता है कि जितना टाइम वेव एक साइकिल को मान लो एक साइकिल है ना, तो इस साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम ले रही है वेव, दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड इक्वल्स टू होता है 1/न्यू। तो आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ, सेकंड है आपका फ्रीक्वेंसी, थर्ड है आपका वेलोसिटी, फोर्थ वेव नंबर। ठीक है, साइकिल पर से मान लो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है आपके पास, सपोज करो ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो इसमें जितना साइकिल पास हो रहा है 1, जैसे मान लो 1 2 3, तो ये इसका वेव नंबर हो जाएगा। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में जितनी वेव्स पास होती हैं दैट इज़ कॉल्ड वेव नंबर। आगे एम्पलीट्यूड आपको मैंने बताया, हाईएस्ट डिस्टेंस
यानी क्रस्ट का जो डिस्टेंस है हाईएस्ट और ट्रॉ का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड, और लास्ट जो है टाइम पीरियड है वो आपको मैंने अभी बता दिया है, कंप्लीट हो गया बेटा।